मैं शुरू कर रहा हूं। अब सुनो, आज मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूं कुछ। वैसे तो मैं 30, 26, 27, 30 के आसपास एडजस्टमेंट कराऊंगा, जिसमें से आज मैं कोशिश करूंगा मैं 9 एडजस्टमेंट समझा दूं। उन 9 एडजस्टमेंट को आपको घर पे एक बार रिकॉल भी करना है, याद करना है तो याद करो, समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा चैप्टर 11th क्लास के बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप साथ की साथ एडजस्टमेंट घर पे याद कर लोगे तो आसानी रहेगी, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है, यही सिखाया था मैंने फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। तो कहने के लिए जब हम एडजस्टमेंट के साथ ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चैप्टर नंबर बुक में बदल जाता है, पर हम इसे एक ही चैप्टर मान रहे हैं, फाइनल अकाउंट। तो फॉर्मेट अब भी यही है, बस आज मुझे एडजस्टमेंट समझानी है। अब एडजस्टमेंट है क्या, देखो बेटा, एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से हम दो चीजों को कहते हैं। एक, या तो कोई ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड है, आप उसे अब रिकॉर्ड करोगे, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके इफेक्ट कितनी जगह जाते हैं? 2 जगह जाते हैं। तो यानी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 जगह जाती है एडजस्टमेंट के इफेक्ट। ठीक है, एक तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या जर्नल एंट्री आती है? अगर आप लोग एडजस्टमेंट याद नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप उनकी जर्नल एंट्री बनाओ और 2 इफेक्ट सोच लो। ठीक है ना। दूसरा, कोई रेक्टिफिकेशन है, अगर एरर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो वो भी यहां पर एडजस्टमेंट है। भाई साल के आखिरी दिन ट्रायल बैलेंस के बाद हमें कोई गलती पता लगी और हम उसे सुधार रहे हैं, तो हम उसकी क्या बनाए थे वैसे? रेक्टिफाई एंट्री। अब जब भी एंट्री बनाएंगे तो कितनी जगह इफेक्ट? 2 जगह। तो याद रखो, एडजस्टमेंट हम 2 ही चीजों को कह रहे हैं, या तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को या रेक्टिफिकेशन को। इन दोनों को ही हम क्या कह रहे हैं? एडजस्टमेंट। अब रही बात एडजस्टमेंट कितनी हो सकती है, जितनी जर्नल एंट्री हो सकती है उतनी एडजस्टमेंट हो सकती है। हर एंट्री एक एडजस्टमेंट है, अगर वो क्या है? अनरिकॉर्डेड है। तो एडजस्टमेंट की बेटा कोई लिमिट नहीं है। 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500, जितनी तरह की आप एंट्री बनाना जानते हो, हर तरह की एंट्री अपने आप में क्या है? एडजस्टमेंट है, अगर वो अनरिकॉर्डेड है। सही है। जितने तरीके की आप रेक्टिफाई एंट्री बनाना जानते हो, हर रेक्टिफाई एंट्री अपने आप में क्या है? एक एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50 कितनी हो सकती हैं, वो 100 भी हो सकती है, 500 भी। पर हां, फिर भी जब हम एकेडमिक लेवल पे आते हैं तो कुछ फ्रिक्वेंट यूज होने वाली एडजस्टमेंट्स हैं जिन्हें मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा, और मेरे हिसाब से वो बनती है 25 से 30 के बीच में। ठीक है बेटा, जो फ्रिक्वेंट एग्जामों में पूछी जाती हैं, जो एडजस्टमेंट हर स्कूलों में, मतलब 11th लेवल पे इंडिया में हमारे जो जर्नली पूछी जाती हैं, वो ऐसी पॉइंट्स या ऐसी एडजस्टमेंट 25 से 30 हैं। तो एक बार मैं उनको स्पेशली फोकस कर लूंगा, अदरवाइज उनके अलावा भी कोई नई एडजस्टमेंट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, हर जर्नल एंट्री क्या है? एडजस्टमेंट है, अगर वो अनरिकॉर्डेड है। क्लियर? शुरू करें? ठीक है, अब एडजस्टमेंट की शुरुआत करता हूं। एडजस्टमेंट में जब इसमें यूज करना दिखाऊंगा वो मैं ब्लू पेन से करूंगा। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट बताए मैंने? 2। और जो भी कुछ ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसके कितने इफेक्ट? 1। ठीक है, शुरू करें। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। कुछ लोग इसे इन्वेंट्री भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे मर्चेंटाइज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मर्चेंटाइज। अब कायदे में ध्यान से सोचो तो ये एडजस्टमेंट तो मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारे फॉर्मेट में ऑलरेडी क्या है? 2 जगह पहली दिख रही है, कवर हो चुकी है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं। देखो बेटा, स्टॉक की अगर हमें 2 वैल्यू दे रखी हैं, मार्केट वैल्यू या नेट रिलायजेबल वैल्यू, जिसे एनआरवी कहा जाता है अधिकतर जगहों पे, और कॉस्ट प्राइस, तो स्टॉक कौन सी कीमत पे दिखाना चाहिए? कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू पे? नहीं,
स्टॉक दिखाते हैं जो भी लोअर वैल्यू होगी इन दोनों में से, उस वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू 1,00,000, कॉस्ट 1,20,000, तो 1,00,000 का दिखाऊंगा। मार्केट वैल्यू 1,00,000, कॉस्ट 90,000, तो 90,000। और ये बात शायद मैंने लास्ट क्लास में बताई भी थी बेटा। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म अप्रोच। एक 1 मार्कर क्वेश्चन ये मैंने आउट कर दिया है। अधिकतर स्कूलों में, बोर्ड में, ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर कि स्टॉक लोअर वैल्यू पे दिखाते हैं बिकॉज ऑफ डैश कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? इसका दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। सही है। अब स्टॉक की अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एक तरीके से स्टॉक को हम क्या कर रहे हैं, खर्चे से हटा रहे हैं और एसेट्स में ले आ रहे हैं। तो इसकी अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात करूं तो वह एंट्री क्या होती है इसकी? कौन से अकाउंट में दिखा रहा हूं? ट्रेडिंग के किस साइड? तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्रेडिट होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? डेबिट होगा। रही बात इसकी पोस्टिंग की, पोस्टिंग की आपको 2 जगह दिख रही है ऑलरेडी पहले से ही, तो वही इनकी पोस्टिंग है। एक तो शो इन क्रेडिट साइड ऑफ, शो इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा, शो इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये इसके 2 इफेक्ट हो गए। लिखो, एक हुई है, अभी 8 और करानी है आज में। इसका तो कोई जनरल एंट्री होती नहीं ना, इसकी नहीं होती। इसके अलावा जितनी कराऊंगा वो जनरल के तरीके से कराऊंगा। हाँ, तो उससे सिखाऊंगा ना मैं। अभी लिखी तो मैंने, देखो इसकी भी एंट्री है, लिखी है नहीं लिखी? तो मैं बाकियों में भी लिखूंगा बेटा। बातें नहीं करो, यहां पे ध्यान दो। चौधरी साहब कुछ लिख लो, आप भी काम ही आ जाएगा। कर दो ना।
देव कुछ पूछना है बेटा? थोड़ा सा तेज हाथ चलाओ। 9 अभी तो 1 हुई है और ये तो होना ना होना बराबर है। असली एडजस्टमेंट तो अभी बच रही है। शो इन एसिड साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है त्यागी जी, कर दो ना। एडजस्टमेंट नंबर 2, असली खेल यहां से शुरू होता है बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 2 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बस इसका एक और नाम है एक्रूड एक्सपेंस। एक्चुअली में एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का मीनिंग अलग होता है, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक होता है। अब आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनो। मेरे यहां पर विदांश नौकरी करता है और इसकी महीने की सैलरी है 60,000 रुपए, तो पर डे की सैलरी इस हिसाब से क्या बैठी, 2,000 ऑन एन एवरेज। ठीक है, और सैलरी की जो डेट है वो होती है महीने का आखिरी दिन, 31 तारीख या 30 तारीख, जो भी एज द केस में भी। अब सपोज करो आज 1 तारीख है, इसने मेरे यहां काम करा, क्या मेरे ऊपर कोई खर्चा चढ़ गया? नहीं चढ़ गया, देखा जाए तो कितने रुपए का, पर क्या मुझे आज ही देना है वो? तो एक्चुअली में ये आउटस्टैंडिंग तो होगा किस दिन, 30, पर ये एक्रूड होता जाएगा डे वाइज। एक्रूड होता जाएगा डे वाइज। इसने 2 दिन काम कर लिया, मेरे ऊपर कितना खर्चा चढ़ चुका है, पर क्या मैं इसे आज ही पे करने के लिए लायबिल हूं? लायबिल कब होऊंगा, 30 या 31 तारीख। फिर इसने तीसरे दिन काम करा, मेरे पर और खर्चा बढ़ गया, कितना? ठीक है भैया, सैलरी भी तो मंथली होती है, तो काउंट तो कुछ सोच के ही है। अब अगर सपोज करो 6 दिन बाद किसी को मैं नौकरी से निकालूंगा तो सैलरी नहीं दूंगा उतने दिन की, 6 दिन की। तो क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 6 दिन काम करवाया है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप एक तरीके का मानो, पर एक्चुअल में इन दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। इसका एक और नाम है अनपेड एक्सपेंस। पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन किस नाम से दे दे। एक और नाम है एक्सपेंस पेबल, एक और नाम है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ये इसके 4-5 नाम है, हमें नहीं पता एग्जाम में जब क्वेश्चन आए वो इनमें से किस नाम को ब्याह पर हमें क्या दे दे, मतलब एडजस्टमेंट दे दे, है ना बेटा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बताएं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? काम करवा लिया पर पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, खर्चा कब मानते हैं? जब पैसा देते हैं, काम करवाते हैं, तो इसका मतलब खर्चा तो हो गया, पर अभी तक पैसा नहीं दिया, तो कब दूंगा? तो दूसरी तरफ क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। ऐसे ही तो एंट्री भी सिखाई थी मैंने। अब अगर मैं एंट्री बनाऊं इसकी, तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे ही है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भैया इसी से सोचो ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ा दो। एड इन रिलेटेड एक्सपेंस इन डेबिट साइड ऑफ। अब ये डिपेंड करता है खर्चा कहां दे रखा है। बेटा 2 मिनट के लिए सब्र कर ले, मात्र 2 मिनट। दूसरी तरफ क्या है ये मेरी, तो इसे दूसरी तरफ कहां दिखा दो, लायबिलिटी में दिखा दो। शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ। एग्जाम्पल देता हूं इस फॉर्मेट में,
लेट से आउटस्टैंडिंग वेज है, तो ऐड कर दूं किसमें, वेज में। तो जो भी पुराना वेज होगा उसमें आउटस्टैंडिंग वेज क्या हो जाएगा, एक तो जीरो मान लूंगा, मेरा क्या जा रहा है, बस ऐसे लिखो। दूसरी तरफ क्या ये लायबिलिटी है ना, इसे कहां दिखा दो, लायबिलिटी साइड में दिखा दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। बाई चांस आउटस्टैंडिंग सैलरी हो तो सैलरी में जोड़ो, एड इन रिलेटेड, रिलेटेड मतलब जिस खर्चे की बात हो रही है उस खर्चे में। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो किस में जोड़ना पड़ेगा, सैलरी में। सैलरी कहां आती है, P&L में, टू सैलरी अकाउंट, और इसमें क्या जोड़ दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा खर्चा आउटस्टैंडिंग है बेटा, जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसी में जोड़ना है। अब वो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब अगर सपोज करो आउटस्टैंडिंग पावर हो तो डायरेक्ट में जुड़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट हो तो P&L में जुड़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो तो P&L में। ये तो डिपेंड करता है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब पुराना चैप्टर वेस्ट नहीं है, वो नहीं आता तो ये चैप्टर भी नहीं आ सकता। हाँ हाँ, एंट्री से ही सोच रहे, नहीं तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है। हाँ, अरे तू ध्यान से सोच, जर्नल भी तो मैंने इसी से सुचवाई थी। तो बस, तो फिर अब तुम्हें समझ में आया होगा मैंने शुरुआत से ही पर्सनल रियल नॉमिनल क्यों नहीं पकड़ा है। अब मैं यहां पर्सनल रियल नॉमिनल लगा रहा हूं कहीं नहीं, जो मैंने एंट्री का तरीका सिखाया था वही लगा रहा हूं। जर्नल भी तो इसी से बनाई थी। तो ध्यान से सोचो, ये हमारा लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर है, और अब तक हर चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ी है ना बेटा। लिखो इसे फटाफट, एडजस्टमेंट नंबर 2। क्या वो मतलब बता रहा था मैं, एक्चुअल में मीनिंग तो ये होता है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। नहीं नहीं, मीनिंग ऐसे होता है उसका। थोड़ा जल्दी लिखना, अभी 7 एडजस्टमेंट और बच रही हैं, और ये याद करके आनी है घर पे। समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, याद करने से बच जाएंगे। क्या बेटा, अभी तक दोनों क्लियर हैं? बस एक दिन में, अगर मैं, जरूरी नहीं है मैं चल 9 कराऊं, क्या पता 7 भी कराऊं, जितनी कराऊं उतनी दिमाग में बैठा लो, 3 दिन में एडजस्टमेंट हो जाएंगी कवर। फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, और क्या है। हाँ जी, अगर मैं एडवांस में रेंट दे देता हूं तो ये मेरा खर्चा है ना, क्योंकि पैसा जा रहा है, तो ये एक्सपेंस नहीं है। अभी इस पीरियड के लिए बताओ, ये एक्सपेंस है नहीं है, क्या ये एसिड है, तो बन गई एडजस्टमेंट। ये एक्सपेंस नहीं है तो एक्सपेंस से हटाओ, ये एसिड है, एसिड में दिखाओ, हो गई याद। प्रीपेड एक्सपेंस भाई, जब एक्सपेंस में इंक्लूड है, हाँ, तो फिर ये एडजस्टमेंट ही क्यों होगी? जब ये कहीं गलत जगह लिखी थी तभी तो एडजस्टमेंट बनी। मैंने आपसे क्या बोला था? हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूं मैंने इस साल 10,000 रुपए का रेंट दिया है जिसमें 2,000 एडवांस इंक्लूड था, और मैंने गलती से पूरे 10 को खर्चा मान रखा है, तो 2 माइनस करेंगे। बेटा मैंने 10 रेंट दिया है जिसमें से 2 एडवांस में दिया है, और उसे एसेट्स में दिखा देंगे, ठीक है। चलो देखो अगला पॉइंट, एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस, एडजस्टमेंट नंबर 3 है ये। हाँ, तीसरा नाम है इसका
यार बेटा सुन लो प्लीज। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, इसका चौथा नाम है। चार्वी जी फोन दे दो मुझे। नहीं मेरे हाथ में दे दो फोन, मैं रख रहा हूं साइड में, मैं देख नहीं रहा, जल्दी दो। तो फोन मुझे बैग में पहुंचाओ इसे, मैं छीन के रख लूंगा, परमानेंट बता रहा हूं मैं। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या एक्सपेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। मतलब मैंने एडवांस में कोई पेमेंट की हुई है किसी खर्चे की, तो कायदे में वो खर्चा है या वो एसिड है? एसिड है, ये एक्सपेंस नहीं है। तो एक्सपेंस से हटाओ, ये एसिड है, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड में बढ़ाओ। अगर मैं इस हिसाब से एंट्री करूं तो एसिड बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। कौन सा एसिड? प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एसिड। कौन सा एसिड? प्रीपेड एक्सपेंस नाम। अब मैं पता है एंट्री क्यों लिखवा रहा हूं? कुछ स्कूल क्या करते हैं बेटा, कई बार क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है और मैक्सिमम मार्क्स कितने देने के लिए? 6। तो वो कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन की चॉइस में 6 एडजस्टमेंट दे देते हैं, बस इनकी जनरल एंट्री बना दो, फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, है ना। तो इसलिए मैं साथ के साथ एंट्री भी बता रहा हूं, एंट्री भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है बेटा। अब कैश जा नहीं रहा है, जो पहले जा चुका है उसमें इंक्लूड है। हम जर्नल, हम ये डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं या साल के आखिरी दिन एनालाइज कर रहे हैं? तो एनालाइज करते वक्त हमें पता लगा है कि जो भी हमने खर्चा पे करा हुआ है उसमें कुछ एडवांस का खर्चा जुड़ा हुआ है, तो उस चीज को हम एक तरीके से रेक्टिफाई कर रहे हैं कि हमने उसे गलत जगह दिखा रखा है। किसमें दिखा रखा है? एक्सपेंस में, जबकि वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है? एसिड है। तो उस चीज को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस चीज को हम रेक्टिफाई। तो इस हिसाब से दो इफेक्ट क्या हुए? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन डेबिट साइड ऑफ। अब चौधरी साहब आप फोन में लग रहे हो बेटा, फोन बिल्कुल रख दीजिए, और अगली क्लास से तो मैं अपनी क्लास में फोन बैन ही करूंगा बिल्कुल। फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, मैं खींच के भेज दिया करूंगा। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट क्या कर रहा हूं मैं? लेस कर रहा हूं। और शो इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां शो कर रहा हूं? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में से लेस करो। इंश्योरेंस कहां आता है? डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में? तो जो भी पहले से इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें से लेस करो। और कहां दिखाओ? एसेट्स में दिखा दो। जितने भी ब्लू पेन से लिख रहा हूं उतना हिस्सा ही क्या है? एडजस्टमेंट है। क्लियर है? फटाफट नोट करो। रब करूं? नहीं,
राधिका जी, क्या जरूरत है फोन की? फोटो क्या वीडियो ही पूरी मिल जाएगी? ये रब कर दो बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 4, एक्रूड इनकम। जर्नली एक कल्चर चल रहा है हमारे उसमें, जरा एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखने का और इनकम के साथ एक्रूड लिखने का। तो एक्रूड इनकम, इसी का दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग इनकम। इसी का तीसरा नाम है इनकम रिसीवेबल, और इसी का चौथा नाम है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो एक ही चीज के ये 3-4 नाम है बेटा, एक ही चीज के ये 3-4 नाम है। अब एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला। एक तरफ काम कर दिया तो एक क्या बन गया? पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? तो दूसरी तरफ ये क्या बन गया? किस नाम से? एक्रूड इनकम नाम से। किस नाम से? एक्रूड इनकम के नाम से एसिड बन गया। इनकम बढ़ती है तो और एसिड बढ़ता है, तो अगर इसकी जर्नल एंट्री हमसे मांग ली जाए तो जर्नल एंट्री बनी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब इसके हिसाब से सोचो, इनकम क्रेडिट हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करूं? एक तो इनकम में जोड़ दूं, एड इन रिलेटेड इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। सारी इनकम कहां आती है? पी एंड एल में। और दूसरी तरफ इसे कहां शो कर दूं? शो इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां शो कर दूं? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। करें? अब यूज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल एक्रूड कमीशन है, तो जो भी पुराना कमीशन मिल चुका है, ब्लैक पेन मतलब जो चीज ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, ठीक है, उसमें और इनकम मिलनी रह गई है, उसे जोड़ो। हाँ, तो अब ऐड कर रहे हैं ना बेटा। और दूसरी तरफ कहां दिखाओ इसे? एसेट्स में दिखाओ। ये कुछ एग्जाम्पल है, तरीका है दिखने का। इसी तरीके से ये एग्जाम में प्रेजेंट होती है बेटा। सही है? ये थी एडजस्टमेंट नंबर 4। लिखो फटाफट। क्या हुआ देवी जी, कुछ परेशानी?
कर दो रब। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडवांस इनकम। हाँ भाई, मैंने आपसे एडवांस में 12th की फीस ले रखी है, वो मेरी इनकम है ना? वो इनकम नहीं है? क्या है वो? तो एडवांस इनकम इनकम नहीं होती, लायबिलिटी होती है। अब पहले से गलती से मैंने कहां दिखा रखा है उसे? इनकम में दिखा रखा है ना? बस। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना सोचते हैं। अब आ रही है एडजस्टमेंट समझ? अरे जर्नल भी तो हमने इसी से सीखी थी, तो मत कर जर्नल, यही दो इफेक्ट सीखे हमने शुरू से। मैं तो जर्नल में आ भी जाए तो दो इफेक्ट बना, जर्नल बना दे। मैं तो खुद इन दो इफेक्ट से जर्नल बना। ये वाला बनेगा किसमें बेटा? जब इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ वो एंट्री बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख के देंगे बेटा। जब साफ लिखा होगा कि ये एडजस्टमेंट है जिन्हें फाइनल अकाउंट में दिखाना है, इनकी एंट्री बताओ। हाँ, एडवांस इनकम बहुत बार देखा मैंने पेपरों में, बहुत स्कूलों के। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड क्यों बोला? बेशक मैंने आपसे पैसे ले लिए, पर मैंने काम नहीं कराया अभी आपके लिए, तो इसे मैं अर्न कैसे बोल दूं? इसे क्या बोलूंगा? अर्न। अर्न तो बेसिकली ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है, ये लायबिलिटी है। अगर ये इनकम नहीं है तो कहां से हटा दूं? इनकम से हटा दूं, डेबिट। और ये लायबिलिटी है तो कहां दिखा दूं? लायबिलिटी में दिखा दूं। क्रेडिट किस नाम से? एडवांस इनकम नाम से। तो अगर जर्नल एंट्री बनानी पड़े तो एंट्री क्या बनाएंगे हम? इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। इफेक्ट की बात करें तो इनकम नहीं है ना, तो लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। दूसरा, ये लायबिलिटी है ना, शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये इसके दो इफेक्ट हो गए। तो इसे यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल एडवांस रेंट मिला हुआ है, तो जो भी रेंट नाम से आपको इनकम मिली हुई थी, उसमें से एडवांस रेंट हटाओ और कहां दिखाओ? लायबिलिटी में दिखाओ। ये तो एग्जाम्पल में दे रहा हूं, यहां पर किस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है उसमें। लिखो इसे फटाफट। ये थी एडजस्टमेंट नंबर 5। कॉमन यूज होने वाली 26, 27, 28 एडजस्टमेंट में लिखवाऊंगा, जो जर्नली एग्जामों में आ जाती हैं। क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल।
नहीं, लिखो नेक्स्ट। ये मैं सुनूंगा अगली क्लास में पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है ना? सिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ भाई, कैपिटल पर इंटरेस्ट। पहले बताओ, कैपिटल एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब उधार लिया है, दिया है? उधार लिया है। जब किसी से उधार लेते हैं तो ब्याज मिलता है या ब्याज देना पड़ता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम हुई, एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो एक तरफ ब्याज देना है, तो इंटरेस्ट के नाम से ये क्या है हमारा? एक्सपेंस। अच्छा, ये पैसा हम किसे लौटाएंगे? मालिक को। और जो पैसा मालिक को लौटाना होता है वो क्या बन जाता है? ये पैसा किसे लौटाना है? मालिक को लौटाना है। तो ये क्या बन जाता है हमारी? कैपिटल। बेटा, मालिक को हम पैसा दे देंगे, ना कि उससे लेना है। ये पैसा हमें मालिक को लौटाना है, तो ये पैसा हमारे लिए क्या बन गया? कैपिटल नाम से लायबिलिटी। एंट्री बनानी हो, एक्सपेंस बढ़ता है तो, और लायबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कहां शो करूं? हाँ भाई, इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस होता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसे शो करना है कहां? डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। क्या? तो तभी तो किसी में ऐड नहीं करवा रहा हूं, इसलिए तो अलग से लिखवा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खर्चा नहीं है बिजनेस का, खर्चा है तो दिखाओगे ना खर्चे में। और दूसरी तरफ ये क्या, किसे बढ़ा रहा है? कैपिटल को। तो दूसरा इफेक्ट क्या बना? एड इन कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो यहां कैपिटल में जोड़ देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बने दो इफेक्ट। भाई ये मालिक है, मैं दुकान हूं, इससे उधार ले रखा है, ब्याज देना है। एक तरफ ब्याज खर्चा है, दूसरी तरफ ये मालिक का उधार है। तो मालिक का उधार है इसलिए कैपिटल बना, खर्चा इसलिए एक्सपेंस में दिखाया। ठीक है, शुरू से यही तो मतलब बताया मैंने आपको। कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा मैंने मालिक से उधार ले रखा है। लिखो एडजस्टमेंट नंबर 6। जितने भी ब्लू पेन से लिखे हैं वो सब दो जगह दिख रहे होंगे ना, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है। करो ना भैया, छोड़ू? कर दो? अभी तो 3 करवानी है, जितनी देर कराओगे उतनी देर रुकना पड़ेगा। एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। एंट्री लो। जा रहा हूं, परसों सुबह आ जाऊंगा। तो परसों का बैच है ही 6 बजे का। आज वहां जा रहा हूँ बेटा, उज्जैन। अभी मैं बेटा 6:30 बजे की 7 बजे की तो मेरी बस ही है दिल्ली से, ISBT से। तो घर जाके बैग उठाऊंगा, बच्चों को 20 बच्चों को लूंगा वहां। नहीं, आगे पढ़ाऊंगा।
बेटा 2 दिन रेस्ट ही है। मेरा रेस्ट उसी दिन होता है जिस दिन पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो रेस्ट ही है बस। ऐसा ना हो कि पूरे 1 साल का 11th में रेस्ट दोबारा देने स्कूल वाले, तमीज में पढ़ लो। बस भाई आज रात को जाऊंगा, कल रात वापस बस में बैठ जाऊंगा, परसों सुबह गाजियाबाद। हाँ, तो दर्शन करने तो जा रहा हूँ, कोई पिकनिक मनाने कोई ना जा रहा हूँ। आराम से क्या, वहां आराम से खड़ा हो, कोई ना उनके के दर्शन करके भगा देंगे, तो खड़ा होके क्या करूंगा फिर मैं वहां? मार्केट के लिए पैसे आप देके बेच रहे हैं बेटा। 7th, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ड्राइंग का मतलब क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ड्राइंग का मतलब क्या है? मतलब पूछा है मैंने, कैटेगरी नहीं मीनिंग। जो पैसा हमने मालिक को उधार दिया है, जब हम किसी को उधार देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मुझे मिलेगा या मैं दूंगा? तो अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी क्या बनी? इनकम बनी। किस नाम से? अच्छा, ये पैसा मुझे किससे वापस लेना है? मालिक से। और जो पैसा मालिक से लेना हो वो क्या बन जाता है ड्राइंग नाम से? एसेट। क्या बन जाता है ड्राइंग नाम से? एसेट। डेबिट, क्रेडिट। तो अब ध्यान से सुनो, एंट्री अगर मैं बनाता हूं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग की जगह कहां पर फिक्स है? कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। तो दो इफेक्ट क्या बने? क्योंकि ये इनकम है, शो इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। दिखाओ यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरा, ये ड्राइंग है ना, ड्राइंग की जगह कहां है? कैपिटल से माइनस करके दिखाते हो, तो लेस फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट, तो यहां से माइनस करके दिखाओ। कितनी एडजस्टमेंट कराई है मैंने आज? तो मैं चलो 9 नहीं करा रहा, 7 करा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं ये 7 तो आप एटलीस्ट दिमाग में बैठा के लाएंगे बेटा। पहले मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें केवल ये 7 एडजस्टमेंट होंगी, ठीक है? फिर मैं अगली कुछ एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन केवल उन एडजस्टमेंट को ध्यान में रख के बनाऊंगा, ठीक? तो ये याद करके आ जा। समझाने की कोशिश कर चुका हूं, समझने की कोशिश करके आना है, मतलब ये रिटेन होनी चाहिए दिमाग में। अब कैसे हैं वो आप जानो, मुझे अगली क्लास में एडजस्टमेंट चाहिए आपसे। ड्राइंग, चलिए जी।